राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। 384 प्रत्याशी कर सकते हैं नामांकन दाखिल। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने की कार्यकर्ताओं से अपील। राजनांदगांव लोकसभा में दिलचस्प होगा मुकाबला। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल कल करेंगे नामांकन दाखिल। भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे से होगा मुकाबला। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, रायपुर से हमारे सहयोगी जयदास मानिकपुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयदास, जिस तरीके से ये वाकई में अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम था, जब इसका एक अनाउंसमेंट हो रहा था, जब ये बात भूपेश बघेल कह रहे थे और वो कल खुद अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्या वाकई स्थिति परिस्थिति ऐसी दिख रही है कि 384 की जो बात लेकर निकले हैं वो सफल हो जाएगी? जी देखिए, कल जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नामांकन करने जा रहे हैं। लगभग 11 बजे जो है राजनांदगांव में जो नामांकन करने जा रहे हैं। वही आपको यह बता दूं कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल जो है 384 से ज्यादा जो प्रत्याशी है या जो नामांकन करने जा रहे हैं लोकसभा सीट से। और वही आपको यह भी बता दूं कि लगभग जिस दिन तक की ये नामांकन चलेगी उस दिन तक जो है 384 से ज्यादा लगभग जो है प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की थी कि 384 से ज्यादा कैंडिडेट अगर एक लोकसभा में प्रत्याशी वहां आते हैं तो चुनाव आयोग को मजबूरन जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा, जिसका लाभ जो है सीधे सीधे कांग्रेस को मिलेगा। इस तरीके के बयान जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया था। अब देखा जाएगा कि कल किस तरीके से जो है विभिन्न प्रत्याशी वहां नामांकन दाखिल करते हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यह राजनीति का बहुत बड़ा जो है बात जो है कल पूर्व में भूपेश बघेल ने कही थी। और वही कल देखा जाएगा कि उनके नामांकन के बाद जो है कितने प्रत्याशी वहां पर और जो है नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। जी अच्छा, एक बात और है जयदास यहाँ पर ध्यान देने वाली कि जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी जो है वो इस मामले में, देखिए कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर है कि यदि 384 हो जाते हैं तो बैलेट से चुनाव हो जाएंगे, तमाम चीजें हो जाएंगी। लेकिन दूसरा पहलू ये भी देखना होगा जिस पर बीजेपी सवाल उठाती आई है कि इसको कैसे आप संभव कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन की भी अपनी गाइडलाइंस होती हैं और उस पर यदि प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो मुझे लगता है चुनाव की तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। क्या ये इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो पाएगा? जी देखिए, अब कल जैसे ही नामांकन प्रक्रिया जो है प्रारंभ होगी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है स्वयं नामांकन दाखिल करने जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और जो नामांकन दाखिल करने जाएंगे, जो अन्य लोगों की बात की जा रही है, चाहे वो 384 है या उससे कम हो, या तो कल की जो स्थिति है नामांकन के दौरान की वह स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा जिस दिन डेट जो तारीख तय की गई है नामांकन के लिए, वो टोटल जो है नामांकन प्रक्रिया वो देखी जाएगी कि निर्वाचन आयोग जो है उस पर निगरानी रखी रहेगी कि किस तरीके से जो है लोग या अन्य जो प्रत्याशी है वो नामांकन दाखिल करते हैं। और कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग है वो अपने नियमावली के अनुसार ही वहाँ चुनाव आयोग जो है अपनी नियमावली के अनुसार जो है वहाँ चुनाव कराएंगे। अब यह देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात यही होगी कि आगामी नामांकन के दिनों में जो है कितने प्रत्याशी जो है वहां नामांकन दाखिल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बाद ही जो है स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है और कहीं इसके बाद जो है निर्वाचन आयोग इस पर फैसला लेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ राहुल टिकरिया जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से सौरभ मिश्रा। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और राहुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे, और इसलिए आपसे कर रही हूं क्योंकि ये 384 की जो बात निकली थी पहले, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। भूपेश बघेल का नामांकन होना है और उसके बाद कितने और आएंगे, लेकिन क्या ये 384 की जो बात है, बीजेपी की सबसे पहले तो प्रतिक्रिया मुझे इस पे। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से भूपेश जी का भय है वो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उनको सार्वजनिक मंच से ये कहना पड़ता है कि 384 के ऊपर नामांकन भरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए। तो पहले तो भूपेश जी ये स्पष्ट कर दें कि प्रदेश को, देश को क्या वो पीछे ढकेलना चाहती है कांग्रेस? हम आज लाइन लगने वाली प्रथा से दूर होके शॉर्ट टर्म में मतदान करके मतदान केंद्रों से निकल जाते हैं। लेकिन भूपेश जी जिस प्रकार से पुनः बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस बैलेट पेपर की बात करता है पूरे देश भर में, और ये बात कब करते हैं ये विषय समझने वाली है। 5 साल ही शांत रहते हैं, चुनाव आता है, उसके बाद ये बैलेट पेपर की बात करते हैं, ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। 5 साल ही क्या करते हैं? तो ये जहाँ पे हार का डर समझ में आता है, ये
ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो ये कांग्रेस के प्रत्याशियों की हताशा है और भय है कि ये अभी से बता रहे हैं कि हम चुनाव हारने वाले हैं। ठीक है, चलिए सौरभ जी, कैसे इसको सफल करेंगे? मतलब 384 की जो बात है, बीजेपी तो कह रही है हताशा है, निराशा है, भय है, लेकिन मैं तो बस प्रैक्टिकली जानना चाहती हूँ कैसे इसको संभव करा पाएंगे। देखिए, आपके चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मैं अपना नमस्कार करता हूं। दूसरी बात, जो हमारे बड़े भैया राहुल टिकरिया जी जुड़े थे, आपसे कंफर्म करना चाहता हूं, ये भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे जुड़े हैं कि निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के तौर पे? मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं कि जब हमारे राजनांदगांव के प्रत्याशी ने ये बात कही कि ऐसा होने पर वहां बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, तो इसमें निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग अपना जवाब देगा कि ऐसा संभव है या ऐसा नहीं संभव है। जब भी ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात आती है, तो भाजपा के नेताओं के पेट में मिर्ची क्यों लगती है? भाजपा के नेता इससे बौखला क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं उनका ये बयान, उनका ये वक्तव्य दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शंका है, इसलिए वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। क्योंकि उन्होंने, अगर भूपेश बघेल जी ने ऐसा कहा तो इसका जवाब निर्वाचन आयोग देता। भाजपा के प्रवक्ता क्या निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं? मैं भी वही पूछ रहा हूँ, 5 साल आप क्या करते हैं? चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद आप ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। शंका में अगर भाजपा के खिलाफ कोई बयानबाजी होती तो भाजपा जवाब 5 देती, साल क्या तो करते हैं? होता। बात हो रही है बैलेट पेपर से और ईवीएम की, जिसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए, उसका जवाब भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं। क्या भाजपा ही निर्वाचन आयोग है? आप स्पष्ट कर दीजिए यार। यहाँ पर आप बैठे हैं निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के तौर पर। ये आप सबसे पहले ये बताइए, ये बताइए 5 साल आप क्या करते हैं? चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसके बाद आप ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये कहाँ तक जायज है? 5 साल आप क्या करते हैं? ये विपक्ष के साथी स्वयं स्पष्ट करें। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बात जब ईडी पे होती है, जवाब भाजपा के नेता देते हैं। बात निर्वाचन आयोग पे होती है, जवाब भाजपा के नेता देते हैं। अरे भैया, आरोप तो आप भाजपा के ऊपर ही लगाते हैं। जवाब नहीं, आरोप तो भाजपा के ऊपर ही लगाते हैं। सौरभ जी, मुझे पहले ये बताइए, क्या 384 हो पा रहा है? जी, 384 हो जाएगा? बिल्कुल। अगर उन्होंने तो ऐसा एक मंच में कहा था माननीय भूपेश बघेल जी ने, अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल 384 क्या 3084 हो जाएगा। अरे बाप रे, 3000 सर, मतलब कहाँ इतने सारे सिंबल कैसे मिलेंगे? 384 तो चलिए सोच रहे थे प्रैक्टिकली होगा कि नहीं, आप तो 3084 बोलने नेता लगे। से भी आगे बढ़ गए, ये अपने नेता से भी आगे बढ़ गए। मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत काम किया। अगर वो एक बार आह्वान कर देंगे तो 384 का 3084 लोग वहां पर अपनी प्रस्तुति दे देंगे, वहां पर 3084 लोग फॉर्म भर देंगे। भाजपा के नेता इस चुनाव के बाद लोकसभा परिणाम देख लेंगे और वहां क्या रिजल्ट होगा ये भी देख लेंगे। वहां से भूपेश बघेल जी जीत कर आएंगे और सांसद बनेंगे। चलिए ठीक है, राहुल जी अपनी बात रखिए अब। बिल्कुल राखी जी, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता साथी के बातों से भी ये झल्लाहट समझ में आ रहा है कि वहाँ पे चुनाव हार रहे हैं। ये कहते हैं कि 384 क्या 3000 प्रत्याशी खड़े हो जाएंगे। मतलब जाहिर सी बात है, इनके नेता भूपेश बघेल जी 384 की अपील करते हैं और उनके प्रवक्ता साथी 3000 तक पहुंचते हैं। मतलब अपने नेता से भी बड़े ये बन रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारी जो अलग अलग बातें कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार हर मंच पे कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हताशा है, इनका भय है। ये चुनाव हार रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली है और आप देखिएगा पूरे देश भर में एनडीए 400 पार इस बार जाएगा। अब ये हर मंच में दिखाई देता है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी एक नारा लगाते हैं कि अब की बार जनता आवाज देती है 400 पार। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों के साथ में पुनः सरकार में आएगी। चलिए, मुझे यहाँ एक बात बड़ी स्पष्ट भी करनी है और जानना भी चाहती हूँ। पहली बार तो नहीं हो रहा कि बैलेट पेपर और ईवीएम पर इतना बवाल हो रहा है, हमेशा ये बातें आई हैं, ईवीएम पर सवाल उठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर करा था कि इस बार का जो लोकसभा है वो करीब 55 लाख ईवीएम का उसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया हमारे यहाँ इसी प्रणाली से इलेक्शंस होते हैं। यदि वाकई किसी को कोई डाउट है या शंका है या टेक्निकली फॉल्ट उसमें बताना है या दिखाना है या कोई बात है, मुझे लगता है इसके लिए बहुत लंबा समय मिलता है, तब इस पर प्रॉपर बात हो जाए, एक डिसीजन आ जाए हमारे देश में कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाएंगे। ये इस टाइम पे एकदम उहापोह की स्थिति मचा देते हैं एकदम से इलेक्शन के टाइम पे, तो ये डिस्टर्ब करने के अलावा और कुछ भी नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ सौरभ जी कि आप लोग का सवाल गलत है और ईवीएम बिल्कुल सही है, मैं हाँ ना कैसा भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कहीं कहीं तो आपकी भी सरकार है और उसी ईवीएम से इलेक्शन और नतीजे आए हैं।
बात इस बात की हो रही है कि भरपूर समय मिला ना इतने समय में लोकसभा में, अब आया लोकसभा का इलेक्शन, इसके पहले विधानसभा भी हमने देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना समय के अकॉर्डिंग यदि चीजों को करें तो एक डिसीजन आ पाए। अभी होगा क्या कि ये तो मुझे नहीं लगता कि कैंसिल हो जाएगा एकदम से कि हम ईवीएम से नहीं, अब हम बैलेट पेपर से कराएंगे। ये डिसीजन मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो पाएगा। हाँ, ये जो क्राइटेरिया 384 का है, ये आप यदि कर देती है कांग्रेस, ये अपने आप में मुझे लगता है छत्तीसगढ़, राजनांदगांव और भूपेश बघेल और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक बड़ा मुझे लगता है अचीवमेंट जैसा हो जाएगा। देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष के सभी दलों को ऐसा लगता है कि ईवीएम में चुनाव में कुछ गड़बड़ियों की संभावना है, तो इसमें वो अपनी आवाज उठाते हैं, निर्वाचन आयोग के पास अपनी शिकायत कहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें कुछ फेरबदल हो, इसमें कुछ सुधार किया जाए। इस आवाज से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है, मैं ये समझ नहीं पाता। उनको पता है ना कि ईवीएम में बहुत सही तरीके से चुनाव, ईवीएम से बहुत सही तरीके से चुनाव होता है, 100% सही रिजल्ट आते हैं, तो वो अपने इस विश्वास में बने रहे। तो चाहे चुनाव ईवीएम से हो, चाहे चुनाव बैलेट पेपर से हो, चाहे चुनाव कैसे भी हो, जब 100% सही रिजल्ट आएगा तो अगर उनको बहुमत मिलेगा तो वो सवाल ईवीएम पर उठता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है? ये दर्द होना, विपक्ष के साथियों की आवाज उठाने पर ये दर्द होना दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शंका है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता छटपटाते हैं। और इसीलिए बार बार विपक्ष कहता है कि ईवीएम से चुनाव ना कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और यदि ईवीएम से चुनाव कराने हैं तो उसके जो वीवीपैट से पर्चियां गिरती हैं उनकी काउंटिंग की जाए, या अन्य कोई उसमें और सुधार किया जाए। तो इसमें हमेशा समय समय पर सभी दल मांग करते रहते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसमें कुछ कमी लगती है या कुछ शंका लगता है तो मांग करते हैं कि इसको सुधारा जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात और पूछनी है आपसे। इलेक्शन कमीशन से तो सारी चीजों के बारे में बोला गया है, बताया गया है, सारी चीजें की गई हैं, उसका डिसीजन क्या आया? कांग्रेस ने क्योंकि तमाम चीजों पे बात की है तो कोई डिसीजन तो मिला होगा। हाँ, एनडीए विपक्ष की सभी पार्टियों ने मिलकर देश स्तर पे भी उन्होंने ये अपनी बात उठाई और उन्होंने कहा है कि जो वीवीपैट में पर्चियां निकलती है उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। अभी शायद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा है कि अभी ऐसा करना संभव नहीं है। आगे वो बार बार मांग उठा रहे हैं, और वो अपना इलेक्शन कमीशन अपनी जो भी उनके सामने समस्या आती है कि इसमें काउंटिंग में देर लगेगी या जो भी समस्या है वो अपना बात रखता है। ये मांग उठाना हमारा अधिकार है। यदि हमें कोई कहीं लगता है, कोई शंका है, कोई गड़बड़ी है, तो हम अपनी बात रखते हैं, अपनी मांग उठाते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों है? जब हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, हम मांग निर्वाचन आयोग से करते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं कोई लेना देना ही नहीं है। वो अपना चुनाव लड़े, उनको तो कहना चाहिए कि हमको जनता बहुमत दे रही है, चाहे किसी भी पद्धति से चुनाव हो, हम जीतेंगे। वो बार बार हमारे ईवीएम पे सवाल उठाने पर या हमारे इलेक्शन की किसी पद्धति पे सवाल उठाने पर वो बार बार हमारा जवाब क्यों दे रहे हैं? जब उन पर सवाल उठे, जब उनके कार्यों पर सवाल उठे, बेरोजगारी पर जवाब दें, यहाँ पर लोग रोजगार के लिए तरस रहे, उस पर जो जवाब दे, महंगाई पे जवाब दे, उस पे जवाब नहीं देते जिन पे इनमें जवाब देने का इनका नैतिक अधिकार है। ठीक है, सत्ता में है, उस पे जवाब नहीं देते। जवाब ठीक है सौरभ जी, एक मिनट रोक रही हूँ। राहुल जी, मुझे ये बताइए कि यदि ये 384 हो जाता है और नामांकन भी इतने आ जाते हैं, अब ये तो देखिए कल जब ये प्रोसेस होगा उसके बाद चीजें समझ में आएंगी। भूपेश बघेल का जब नामांकन होगा उसके बाद और कितने उनके पीछे, तो ये तब की बात है। लेकिन वाकई में यदि ये स्ट्रेटेजी काम करती है और ये सक्सेस होता है और बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति है? देखिए राखी जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी पद्धति हो चुनाव जीत रही है। नरेंद्र मोदी जी का जो प्रभाव है पूरे देश भर में और विदेशों में है, लेकिन भारत में इस बार आप देखिएगा संख्या बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ में संख्या बढ़ेगा। और जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि बैलेट पेपर में हो जाने से भाजपा को क्या तकलीफ है, अरे भाई साहब, समय होता है कोई चीजों को बोलने का। जब आप बात कब कर रहे हैं, जब निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, आचार संहिता लग गया, नामांकन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप चुनाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कोई भी पद्धति से चुनाव करवा लो, निर्वाचन हर स्थिति में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति में प्रचंड मतों से सरकार में पुनः वापसी कर रही है। ठीक है, देखिए मुझे तो लगता है बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कल का दिन, और जिस तरीके से तैयारी है उस पर कांग्रेस चल ही रही है, सारी तस्वीर मुझे लगता है उस पर साफ हो जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है
कि मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, लेकिन ये जो बात भूपेश बघेल की तरफ से निकली थी ये काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। और मुझे लगता है ये यदि वाकई किसी भी तरह से यदि हो जाता है सक्सेस, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि वो एक सिनेरियो ही छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग बन जाएगा। इवन पूरे इलेक्शन में ये बात बहुत अलग आ जाएगी। तो खैर ठीक है, इंतजार कल का करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए मिलेगा राजनांदगांव में, और इसलिए भी क्योंकि जो प्रत्याशी आमने सामने हैं उसमें से भूपेश बघेल अपना नामांकन कल दाखिल करेंगे, और ये सबकी नजरें टिकी होंगी कि उनके पीछे और कितने, क्योंकि 384 का जो वो एक टारगेट दे चुके हैं, एक बात बोल चुके हैं, यदि वैसा संभव होता है या करा लिया जाता है तो फिर बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन की क्या गाइडलाइंस है इसमें, वो क्या बात रखते हैं, तो ये ओवरऑल जो एक चीज है वो कहीं ना कहीं देखने लायक होगी।